नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो अक्सर किताबों में कहीं दब कर रह जाता है। ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जो दिल्ली को टक्कर देने के लिए खड़ी हुई, लेकिन तलवार से नहीं बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान के दम पर। जी हाँ, ये कहानी है जौनपुर सल्तनत की। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और जौनपुर की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य के बिखरने से। सोचिए, जब कोई सुपर पावर, कोई महाशक्ति कमजोर पड़ती है तो क्या होता है? चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, एक खालीपन आ जाता है। लेकिन कहते हैं ना, उसी अराजकता में नए अफसर भी जन्म लेते हैं। और ठीक यही हो रहा था 14वीं सदी के आखिर में। दिल्ली सल्तनत, जो उस वक्त उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, वो अंदर से खोखली हो रही थी। और जब एक मजबूत केंद्र हिल जाता है तो हर तरफ एक पावर वैक्यूम, मतलब कि शक्ति का एक शून्य बनने लगता है। और देखिए, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। जब तक फिरोज शाह तुगलक जैसा एक मजबूत सुल्तान दिल्ली में था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1388 में जैसे ही उसकी मौत हुई, दिल्ली सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। उसके बाद जो भी शासक आए वो कमजोर थे, आपस में ही लड़ रहे थे, और इसी ने दूर बैठे गवर्नरों को अपने पंख फैलाने का मौका दे दिया। पर सवाल ये उठता है कि कई सूबों में से जौनपुर ही क्यों? इसकी वजह थी उसकी लोकेशन, उसकी रणनीतिक स्थिति। एक तो वो गंगा के उपजाऊ मैदान में था, मतलब खेती से जबरदस्त आमदनी। दूसरा, नदी के रास्ते सारे बड़े व्यापार मार्गों पर उसका कंट्रोल था। और तीसरा, वो पहले से ही एक अहम प्रशासनिक केंद्र था। कहने का मतलब ये है कि एक नए राज्य को खड़ा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो सब वहां पहले से ही मौजूद था। और इसी मौके को एक बहुत ही चतुर और महत्वाकांक्षी गवर्नर ने पहचाना। उसका नाम था मलिक सरवर। उसने दिल्ली की इस कमजोरी को देखा और फैसला किया कि यही वक्त है अपनी किस्मत लिखने का। और उसने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। 1394 में उसने साफ साफ खुद को दिल्ली से आज़ाद घोषित कर दिया और अपनी सल्तनत जौनपुर सल्तनत की नींव रख दी। ये एक बहुत ही दायतीन, एक बहुत ही साहसिक कदम था। उसने खुद को एक नया टाइटल भी दिया, सुल्तान उस शर्क, यानी पूरब का सुल्तान। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये दिल्ली को एक सीधा और साफ संदेश था कि पूरब में अब एक नई ताकत का उदय हो चुका है जो तुम्हारी बराबरी की है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बाहरी हमला या कब्जा नहीं था, ये एक तरह से एक इनसाइड जॉब था। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी डूब रही हो और उसका एक टॉप मैनेजर उसे छोड़कर अपनी खुद की एक नई और सफल कंपनी शुरू कर दे। देखिए, आज़ाद हो जाना तो एक बात है, पर उस आज़ादी को संभालना, एक मजबूत और खुशहाल राज्य बनाना, वो बिल्कुल अलग कहानी है। जौनपुर ने सिर्फ दिल्ली से खुद को अलग नहीं किया, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त व्यवस्था बनाई जो अपने पुराने आकाओं को चुनौती दे सके। तो उनकी ताकत का राज क्या था? पैसा। और पैसा कहाँ से आया? एक बहुत ही कुशल रेवेन्यू सिस्टम से। उन्होंने जमीन की बाकायदा नपाई करवाई, टैक्स का सही सही आकलन किया, और इसका नतीजा एक स्थिर और लगातार आमदनी, जिससे उन्होंने अपनी सेना भी बनाई और उससे भी ज्यादा अपनी संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। उनकी अर्थव्यवस्था का इंजन था खेती, जहां से लगभग 60% आमदनी आती थी। और इसी खेती से जो अतिरिक्त पैसा बनता था, उसी ने व्यापार, शहरीकरण और दूसरे शिल्पों को बढ़ावा दिया, जिससे सल्तनत दिन ब दिन अमीर होती चली गई। लेकिन जौनपुर की असली पहचान, उसकी असली विरासत, पैसा या सियासत नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी और स्थायी उपलब्धि थी उनकी सांस्कृतिक और बौद्धिक दुनिया जो उन्होंने बसाई थी। जरा इस नाम पर गौर कीजिए। जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता था। उस जमाने में ईरान का शिराज शहर कला, साहित्य और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। तो अगर जौनपुर की तुलना शिराज से हो रही थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस दर्जे का शहर बन चुका था। दिल्ली और जौनपुर के बीच की जो ये टक्कर थी ना, वो सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। दिल्ली की ताकत का आधार थी उसकी फौज, उसकी सैन्य शक्ति, लेकिन जौनपुर ने एक अलग ही रास्ता चुना। उनकी रणनीति थी दिल्ली को कला, शिक्षा और संस्कृति में पछाड़ना। वो ये साबित करना चाहते थे कि असली शक्ति तलवार में नहीं, कलम और हुनर में होती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, उन्होंने सच में ये कर दिखाया।
उनकी बनाई शानदार इमारतें जैसे अटाला मस्जिद और जामी मस्जिद आज भी उनकी गवाही देती हैं। उन्होंने मदरसों और लाइब्रेरियों का जाल बिछा दिया, फारसी और अरबी भाषा के विद्वानों को पनाह दी, और तो और संगीत की एक बिल्कुल नई शैली शर्की को जन्म दिया। ये सब उनकी सॉफ्ट पावर थी, जिसके दम पर वो दिल्ली को चुनौती दे रहे थे। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा नहीं रहता। जौनपुर की ये बढ़ती हुई ताकत और शोहरत दिल्ली की आंखों में बुरी तरह खटकने लगी थी। अब ये टकराव तय था, इसे टाला नहीं जा सकता था। और हुआ ये कि दिल्ली में एक नए ताकतवर राजवंश का उदय हुआ, लोधी राजवंश। उन्होंने जौनपुर को एक ऐसे खतरे के तौर पर देखा जिसे जड़ से उखाड़ना जरूरी था। और इसी के साथ दोनों सल्तनतों के बीच एक लंबे और थका देने वाले युद्ध का सिलसिला शुरू हो गया। और आखिरकार लगभग एक सदी तक पूरब के आसमान पर चमकने के बाद 1493 में सिकंदर लोधी ने जौनपुर को हरा दिया। जौनपुर की सल्तनत को वापस दिल्ली में मिला लिया गया और उसकी आज़ादी का सफ़र ख़त्म हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जौनपुर की पूरी कहानी बस इतिहास की किताबों का एक छोटा सा फुटनोट बनकर रह गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका असर आज भी कहीं ज्यादा गहरा है। जौनपुर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक क्षेत्रीय ताकत भी आर्थिक रूप से इतनी मजबूत और सांस्कृतिक रूप से इतनी उन्नत हो सकती है कि वो सीधे राजधानी के दबदबे को चुनौती दे सके। ये भारत के क्षेत्रीय राज्यों की ताकत और उनकी अहमियत की एक शानदार मिसाल है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जौनपुर की सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन उनकी बनाई मस्जिदें, उनका संगीत, उनकी ज्ञान की विरासत, वो आज भी जिंदा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर में क्या ज्यादा समय तक टिकता है, वो साम्राज्य जो सिर्फ जीतता है, या वो साम्राज्य जो कुछ नया बनाता है, कुछ निर्माण करता है।